गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर कौन सा है हमारा? यहाँ पर चैप्टर नंबर हम 3rd स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2nd चैप्टर तक आप कंप्लीट कर चुके हैं और इस फर्स्ट और 2nd चैप्टर में आपने यहाँ पर क्या किया है? फर्स्ट एंड 2nd चैप्टर में अभी तक हमने यूएसएसआर एंड यूएसए, ठीक है, अगेन एंड अगेन हम यूएसएसआर और यूएसए के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने शीत युद्ध की स्थिति देखी थी, जिसमें हम देख रहे थे कि जो पूरा विश्व है वो किस तरीके से 2 गुटों में विभाजित होने लग रहा था। ठीक है, अब जो यहाँ पर हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2nd चैप्टर जब हमने किया तो हमने वहाँ पर देखा था कि जो यूएसएसआर है, जिसे आप सोवियत ब्लॉक, सोवियत संघ बोलते हैं, ठीक है, सोवियत यूनियन भी आप उसे बोलते हैं, तो उसका विघटन हो गया था। और देखिए पूरे विश्व जब 2 शक्तियों में विभाजित था, 2 शक्तियां कौन सी थी? एक यूएसए और दूसरा कौन सी थी? यूएसएसआर थी। जब पूरा विश्व 2 शक्तियों में विभाजित हो गया तो जो 2 पावर्स थी वो डोमिनेंट थी पूरे विश्व के ऊपर। और इसके बाद जब यहाँ पर सोवियत संघ का विघटन हो गया, विघटन 1990 के बाद हुआ, ठीक है, तो वह यूएसएसआर जो था वह 15 गणराज्यों में विभाजित हो गया था। और जब यहाँ पर मैं 15 गणराज्यों की बात करती हूँ तो 15 गणराज्यों के विभाजन के बाद यहाँ पर एक ही शक्ति बच गई थी और वो कौन थी? अमेरिका थी। ठीक है, तो आज हम उसी अमेरिकी वर्चस्व के बारे में पढ़ेंगे, उसी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। कुछ घटनाएं जो इससे संबंधित हैं उन चीज़ों के बारे में भी आज यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं हम टॉपिक के अकॉर्डिंग और उसी को आपको साथ साथ आपको लर्न करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे वो जनरली क्वेश्चंस, देखिए बेटा चैप्टर जो है वो स्टोरी बेस्ड हैं। ठीक है, आपको आपके इतिहास की जो आपका समकालीन विषय था उसकी जो घटनाएं बताई गई हैं यहाँ पर। ठीक है, एक तरफ आपने ये जो घटनाएं थी, ये घटनाएं आपने आपकी जब मैंने दूसरी बुक कंप्लीट कराई तो वहाँ पे आपने भारत की जो पॉलिटिकल राजनीतिक जो भी सिचुएशन थी वो हमने अध्ययन की थी। और यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं वो हम विश्व की स्थिति को देख रहे हैं। ठीक है, तो विश्व की स्थिति में आज हम क्या देखेंगे? अमेरिका का वर्चस्व देखेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से अमेरिका जो है वह डोमिनेंट था पूरे विश्व में, मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र जो था वह कौन था? अमेरिका था, यूएसएसआर के सोवियत संघ के विघटन के बाद। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन से हमें यहाँ ये क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन कौन सी चीज़ों का यहाँ पर अध्ययन करना है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इंट्रोडक्शन, हमने देखा कि शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा था। शीत युद्ध की जैसे ही समाप्ति हुई थी तो यूएसएसआर का विघटन हो गया था। और यहाँ से हम देखेंगे कि इसके अंत के बाद जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा था। दुनिया में कोई भी उसकी टक्कर का प्रतिद्वंदी ना रहा। इस घटना के दौर को अमेरिकी प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा जाता है। देखिए यहाँ से ये चीज़ क्लियर है कि जब यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा था जब यूएसएसआर का विघटन हो गया था। और दुनिया में मतलब इसका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं था, कोई इसका कंपटीटर नहीं था। इस घटना के बाद के दौर को अमेरिकी प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व का एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा जाता है। इस अध्याय में हम अमेरिकी प्रभुत्व की प्रकृति, विस्तार और सीमाओं को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले खाड़ी युद्ध से लेकर अमेरिकी अगुवाई में इराक पर हमले तक की घटनाओं का एक सिलसिला है। इस चैप्टर में जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे? खाड़ी युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। खाड़ी युद्ध से लेकर अमेरिकी अगुवाई में इराक पर जो उसने हमला किया था, इन घटनाओं का सिलसिला हम यहाँ पर देखेंगे। और एक ध्रुवीय विश्व के उभार की इस कथा की शुरुआत हम इस घटनाक्रम के जिक्र से करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा ठहर कर वर्चस्व की अवधारणा के सहारे इस प्रभुत्व की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे। अमेरिकी वर्चस्व के राजनीतिक और आर्थिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं की जांच परख के बाद हम ये देखेंगे कि अमेरिका से निपटने के लिए भारत के पास नीतिगत विकल्प क्या हैं। अध्याय के अंत में हम इस बात पर विचार करेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व के सामने क्या चुनौती आन खड़ी हुई और क्या अमेरिकी वर्चस्व से उभरा जा सकता था। देखिए मैं आपको यहाँ से एक डायग्राम दिखाना चाहती हूँ और ये डायग्राम से आई थिंक आपको कुछ माइंड में भी आ गया होगा।
और आपने जनरली सुना भी होगा, ठीक है। 2001 में सितंबर में न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, ठीक है। न्यूयॉर्क पर क्या हुआ था? न्यूयॉर्क में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, जो हमारा WTO है, उस पर 2001 सितंबर में अटैक हुआ था। इसे समकालीन इतिहास की धारा को मोड़ देने वाली घटना के रूप में देखा जाता है। यहाँ हमले और उसके बाद की स्थिति को बयां करती एक तस्वीर जो है वह आपके सामने दी गई है। यहाँ से आप ये चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर आप क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं और शुरुआत से हम देखते हैं। देखिए बेटा, 3 बच्चों की यहाँ पर कहानी है, आयशा, जाबू और आंद्रे। ये अलग अलग रीजन से, अलग अलग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और यहाँ हम देखेंगे कि फर्स्ट जो है, ठीक है, जो आयशा के बारे में बात की गई है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, पहले हम इन 3 चीज़ों के बारे में देखेंगे कि इन बच्चों की स्टोरीज़ जो हैं वो किस तरीके की हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये स्टोरीज़ जो है वो किस तरीके से अमेरिका के प्रभाव से रिलेटेड है, ठीक है, उससे संबंधित है। तो देखिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं। बगदाद के छोर पर कायम एक स्कूल में पढ़ रही आयशा अपनी पढ़ाई लिखाई में अव्वल थी। आयशा एक काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी जो बगदाद के किसी स्कूल में पढ़ती थी। उसने सोचा था कि आगे किसी विश्वविद्यालय में डॉक्टरी की पढ़ाई करूंगी। देखिए, आयशा का यहाँ पर ड्रीम क्या था कि वह किसी विश्वविद्यालय, किसी यूनिवर्सिटी से एक डॉक्टरी की स्टडी कंप्लीट करना चाहती थी, एक डॉक्टर बनना चाहती थी। सन 2003 में उसकी एक टांग जाती रही और वह एक ठिकाने में अपने दोस्तों के साथ छुपी हुई थी। 2003 में ऐसा हुआ कि जो हमला हुआ उसमें उसकी एक टांग चली गई और वह एक ठिकाने पर अपने दोस्तों के साथ छुपी हुई थी और तभी हवाई हमले में दागी हुई एक मिसाइल उसके ठिकाने पर आ गिरी थी। सिचुएशन कैसे हुई थी, ये हमला क्या था? वो एक जगह पर अपने फ्रेंड्स के साथ छुपी हुई थी और जहाँ पर जो मिसाइल थी वो आकर गिर गई और आयशा अब फिर से चलना फिरना सीख रही है। अब भी उसकी योजना जो है वह डॉक्टर बनने की ही लिए है, लेकिन तब ही जब विदेशी सेना उसके देश को छोड़कर चली जाएगी। देखिए, आयशा की एक टांग चली गई है और अब भी जो मतलब वह डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन डॉक्टर बनना उसके लिए अब पॉसिबल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो ये सोच रही है कि जब विदेशी हमले जो हैं, ठीक है, विदेशी जो हमले हैं, विदेशी सेना उसके देश को छोड़कर चली जाएगी, ठीक है, उसके बाद की यहाँ पर बात की गई है। फिर उसके बाद देखिए, डरबन की बात करते हैं। डरबन जो है एक जगह है दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के अंदर का रहने वाला जाबू एक प्रतिभाशाली कलाकार है। देखिए, डरबन की वहाँ के कलाकार की बात करूँ, जो जाबू है वह एक प्रतिभाशाली कलाकार है। उसकी चित्रकारी पर पारंपरिक जनजातीय कला का गहरा असर है। उसकी योजना आर्ट स्कूल में पढ़ने और इसके बाद अपना स्टूडियो खोलने की है। जैसे आयशा ने एक प्लानिंग की थी कि वह चाहती थी, वह एक डॉक्टर बनना चाहती थी, एक विश्वविद्यालय से स्टडी करना चाहती थी, ऐसे ही यह भी एक प्रतिभाशाली कलाकार था और यह जो चित्रकारी वगैरह करता था और इसकी योजना थी कि यह एक आर्ट स्कूल में पढ़े और उसके बाद अपना स्टूडियो खोले। लेकिन उसके पिता चाहते थे कि जाबू जो है वह MBA की पढ़ाई करे और परिवार का व्यवसाय संभाले। व्यवसाय फिलहाल मंदा चल रहा था और जाबू के पिता सोचते थे कि वह परिवार के व्यवसाय को फ़ायदेमंद बनाएगा, ठीक है। तीसरे हम बात करेंगे यहाँ पर युवा आंद्रे पर्थ, ऑस्ट्रेलिया से जो बिलोंग करता है, ऑस्ट्रेलिया में जो रहता है, उसके माँ बाप बतौर आप्रवासी रशिया से आए थे। देखिए, आप्रवासी जो वहाँ से माइग्रेट होके कहाँ बस गए थे, ऑस्ट्रेलिया में बस गए थे और कहाँ से बिलोंग करते थे, रशिया से बिलोंग करते थे। चर्च जाते वक्त जब वह नीली जींस पहन लेता था तो उसकी माँ आपे से बाहर हो जाती थी। वह चाहती थी कि जो आंद्रे है चर्च में सभ्य शालीन दिखाई पड़े। आंद्रे अपनी माँ को बताता है कि जींस कूल है और जींस पहनकर उसे आज़ादी का एहसास होता है। आंद्रे के पिता उसकी माता को याद दिलाते हैं कि हम लोग भी लेनिनग्राद में रहते हुए अपनी जवानी के दिनों में जींस पहनते थे और उसी कारण से जिसमें आज आंद्रे पहनता है। आंद्रे की अपनी माँ से बहस हुई और हो सकता है जाबू को यह विषय पढ़ना
पढ़े जिसमें उसकी दिलचस्पी ना हो। देखिए जो आंद्रे है उसको अपनी माँ से काफ़ी बहस करनी पड़ी थी, और जो जाबू के बारे में मैंने आपको बताया था, जो एक प्रतिभाशाली कलाकार था जिसके फादर ये चाहते थे, वो चाहता था आर्ट स्कूल से स्टडी करके अपना स्टूडियो ओपन करे, बट उसके फादर जो थे वह ये चाहते थे कि वह MBA करके और व्यवसाय में उनका हाथ बटाए। तो ऐसा हो सकता था कि जाबू को कोई ऐसा विषय पढ़ना पड़े जिसमें उसको कोई दिलचस्पी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। इससे अलग आयशा की एक टांग जाती रही और उसका सौभाग्य है कि वह जीवित रही। देखिए तीसरी जो सिचुएशन मैंने यहाँ पर दिखाई है, बताई है आपको, तो तीसरी सिचुएशन से यह क्लियर है कि जो आयशा है, आयशा की यहाँ पर एक टांग चली गई थी, उसका सौभाग्य है कि वह जीवित रही। हम इन समस्याओं के बारे में एक साथ चर्चा कैसे कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं और हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिए। हम इस अध्याय में देखेंगे ये कि तीनों के एक न एक तरीके से अमेरिकी वर्चस्व का शिकार हैं। आयशा, जाबू, आंद्रे की चर्चा पर हम फिर लौटेंगे, लेकिन पहले इस बात को समझें कि अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कैसे हुई थी और आज यह विश्व में कैसे असरमंद है। हम अपनी चर्चा में संयुक्त राज्य अमेरिका की जगह ज़्यादा लोकप्रिय शब्द अमेरिका का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के बजाय हम यहाँ पर जो चर्चा है वह किसके बारे में करेंगे, एक ज़्यादा लोकप्रिय शब्द है अमेरिका, इसका हम यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ यह याद रखना उपयोगी होगा कि अमेरिका शब्द से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका नामक दो महाद्वीपों का अर्थ ध्वनित होता है। आपको पता है हमारे दो कंटिनेंट्स हैं, दो हमारे महाद्वीप हैं, और जब भी हम अमेरिका का नाम लेंगे तो यहाँ से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दो शब्द जो हैं वह ध्वनित होते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका मातर के लिए अमेरिका शब्द का प्रयोग खुद में उस वर्चस्व का प्रतीक है जिसे हम इस अध्याय में समझने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर हमने जो 3 बच्चों के बारे में कहानी पढ़ी है उसे हम आगे रिलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन अब सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत देखेंगे कि अमेरिकी जो वर्चस्व है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो देखिए, नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत सोवियत संघ की अचानक विघटन से हर कोई आश्चर्यचकित रह गया था। आपको पता है कि सोवियत संघ का विघटन हो गया और उसके बाद यहाँ पर हर कोई आश्चर्यचकित था। दो महाशक्तियों में अब एक का वजूद तक न था, जबकि दूसरा अपनी पूरी ताकत या कहे कि बढ़ी हुई ताकत के साथ कायम था। देखिए, यदि हम यहाँ देखें तो जो दो महाशक्तियाँ पूरे विश्व पे हमें नज़र आ रही थी, उन दो महाशक्तियों में से बेटा एक जो महाशक्ति थी वह पूर्ण रूप से लुप्त हो चुकी थी, ठीक है। और जो दूसरी महाशक्ति जिसकी ताकत ज़्यादा बढ़ गई थी वह साथ में कायम था। और इस तरह जान पड़ता है कि अमेरिका के वर्चस्व की जो शुरुआत है वह कब हुई थी, 1991 में हुई थी, जब एक ताकत के रूप में सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से गायब हो गया था। अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कब हुई थी, जब सोवियत संघ जो है वह अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य है उससे वह गायब हो गया था। यह एक हद तक यह बात सही है, लेकिन हम इसके साथ साथ दो और बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात यह है कि अमेरिकी वर्चस्व के कुछ पहलुओं का इतिहास 1991 तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं पीछे दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के समय 1945 तक जाता है। देखिए, अमेरिकी जो वर्चस्व है उसकी शुरुआत एक तरीके से हम मान सकते हैं कि 1991 के बाद शुरू हुई थी, लेकिन यह यहाँ तक ही सीमित नहीं है। इसकी जो वर्चस्व की कहानी है वह द्वितीय विश्व युद्ध जब हमारा समाप्त हुआ था तो तभी से इसकी शुरुआत हो गई थी। और हमारा द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से 1945 तक हुआ था। और हमारा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। इस पहलू के बारे में हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे। दूसरी बात, अमेरिका ने 1991 से ही वर्चस्वकारी ताकत की तरह बर्ताव करना नहीं शुरू किया था। दरअसल यह बात ही बहुत बाद में जाकर साफ हुई कि दुनिया वर्चस्व के दौर में जा रही है। आइए हम इस प्रक्रिया की चर्चा करें जिसने अमेरिकी वर्चस्व को जड़ों को ज़्यादा गहरे तक जमा दिया। 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया।
देखिए ये सारी ऑयल कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि 1990 में क्या हुआ था, इराक ने कुवैत कंट्री है, कुवैत पर हमला कर दिया था, बड़ी तेज़ी से उस पर अपना कब्जा भी जमा लिया था। इराक को समझाने बुझाने की तमाम राजनयिक कोशिशें जब नाकाम रही तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ, दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस चीज़ की अनुमति दे दी थी कि जब जो इराक है वह यदि राजनयिक जो भी कोशिशें हुई थी उसके बावजूद वह उससे अपना मतलब उसको छोड़ने के लिए रेडी नहीं था, तो इस वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति भी दे दी थी। फिर उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि शीत युद्ध के दौरान ज़्यादातर मामलों में चुप्पी साध लेने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के लिहाज से, देखिए शीत युद्ध के दौरान जब ज़्यादातर मामलों में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो चुप्पी साध लेता था, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो भी डिसीज़न दिया था, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो यह उसने फैसला दिया था, जो भी डिसीज़न था यह नाटकीय दिखाई दे रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी थी। 34 देशों की मिली जुली 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया था। देखिए लगभग इसमें 34 कंट्रीज़ इंक्लूड थी और 34 कंट्रीज़ में 6,60,000 जो सैनिक थे उनकी एक भारी भरकम फौज थी जिसने इराक को मजबूर कर दिया था घुटने टेकने के लिए, ठीक है, और उसे परास्त भी कर दिया था। और इसे हम क्या कहते हैं, प्रथम खाड़ी युद्ध कहते हैं, ठीक है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है बेटा, प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको इतना यहाँ से कि प्रथम खाड़ी युद्ध किसे कहा जाता है, जो यहाँ पर, ठीक है, अमेरिका ने, और ये कह सकते हैं कि अमेरिका के साथ जो 34 देश मिले हुए थे उनकी 6,60,000 जो सेना थी जिसने इराक को परास्त कर दिया था और घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, उसे हम यहाँ क्या कहते हैं, खाड़ी युद्ध कहते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि खाड़ी युद्ध का यहाँ क्या अभिप्राय है, तो आपको पता होना चाहिए खाड़ी युद्ध का यहाँ पर क्या अभिप्राय है। जो एक हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान था, इसे हम अमेरिकी सैन्य अभियान कह सकते हैं। एक अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे। देखिए इस सैन्य अभियान के यदि प्रमुख का नाम पूछा जाए तो नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ था और 34 देशों की इस मिली जुली सेना में 75% जो सैनिक सम्मिलित थे बेटा वो अमेरिका के ही थे, ठीक है। 25% जो सैनिक थे वो हम कह सकते हैं कि अन्य देशों के सम्मिलित थे, बट इसमें 75% जो सैनिक है वो कहाँ के सम्मिलित थे, अमेरिका के थे। हालांकि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का ऐलान था कि यह 100 जंगों की एक जंग साबित होगा। जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तो जो इराक के राष्ट्रपति थे, कौन थे उस टाइम पे, सद्दाम हुसैन थे, उन्होंने यह ऐलान कर दिया था कि यह जो युद्ध होगा यह 100 जंगों की एक जंग होगा। लेकिन इराकी सेना जल्दी ही हार गई और उसे कुवैत से हटने पर मजबूर होना पड़ा। प्रथम खाड़ी युद्ध से यह बात जाहिर हो गई कि बाकी देश सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे हैं। देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि बाकी जो देश हैं, ठीक है, वह सैन्य क्षमता में अमेरिका से काफ़ी पीछे हैं और इस मामले में प्रौद्योगिकी के धरातल पर अमेरिका बहुत आगे निकल गया है। बड़े विज्ञापनी अंदाज में अमेरिका ने इस युद्ध में तथाकथित स्मार्ट बमों का प्रयोग किया था। इस युद्ध में बॉम्ब्स का प्रयोग किया गया था और इसके चलते कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की भी संज्ञा दी थी। इस युद्ध की टेलीविज़न पर व्यापक कवरेज हुई और यह एक वीडियो गेम वार में भी तब्दील हो गया। दुनिया भर के अलग अलग जगह पर दर्शक अपनी बैठक में बड़े इत्मीनान से ये देख रहे थे कि इराकी सेना किस तरह धाराशायी हो रही है। धाराशायी मतलब हारने लग रही है, डिफीट होने लग रही है। यह बात अविश्वसनीय जान पड़ती है, लेकिन अमेरिका ने इस युद्ध में मुनाफा कमाया। देखिए अमेरिका की सेना इसमें 75% इन्वॉल्व थी और देखिए यह चीज़ अविश्वसनीय है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी यदि हम यहाँ देखें तो अमेरिका ने इस युद्ध में भारी मुनाफा कमाया था। कई रिपोर्टों में कहा गया कि अमेरिका ने जितनी रकम इस जंग पर खर्च की है उससे कहीं ज़्यादा रकम उसे जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों से मिली थी। देखिए
अमेरिका ने जितने पैसे इस युद्ध में खर्च किए थे, ठीक है, जो भी उनके एक्सपेंसेस हुए थे वट एवर, बट यहाँ पर यदि हम देखें जो उसको रकम मिली थी कौन सी कंट्रीज से मिली थी, जर्मनी से मिली, जापान से मिली, सऊदी अरब जैसी कंट्रियों से जो उसे पैसा मिला था, वो जो युद्ध में खर्चा आया तो उनको पैसे जो हैं इन कंट्रीज से ज़्यादा मिले थे। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने मतलब इन कंट्रीज़ के द्वारा या ये कह सकते हैं इस युद्ध में काफ़ी भारी भरकम कमाई की थी, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर क्या क्या क्लियर करवाया है। ये जस्ट मैंने आपको 3 सिंपल स्टोरी करवाई थी, इनको हम आगे रिलेट करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोडक्शन में आप एक एक पॉइंट इस चैप्टर के अंदर रीड कर लेंगे, 3 स्टोरीज़ को मैं आगे रिलेट कर दूँगी, ठीक है। और दूसरी बात मैंने यहाँ पर एक पॉइंट आपको बताया था कि जो ये वर्षों की स्थिति थी, अमेरिका का जो एक पूरा डोमिनेट हो गया था पूरे विश्व में, तो उसकी जो स्थिति थी वो कब उत्पन्न हुई थी, 1991 से हम मान सकते हैं, लेकिन 1991 ही एक उसका मुख्य बिंदु नहीं था, ठीक है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जब शीत युद्ध का दौर था उससे पहले जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी वहीं से अमेरिका का इस दौर की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। और इसकी एक कहानी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अमेरिकी वर्षों की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो 1990 में जब इराक ने बेटा किस पे अटैक किया था, कुवैत पे अटैक किया था और उसने अपने अधिकार में कर लिया था, और पूरे वर्ल्ड में मतलब काफ़ी कोशिशें की गई थी कि इराक उसे अपने कब्जे से बाहर कर दे, बट जब उसने ऐसा नहीं किया था तो संयुक्त राष्ट्र ने यह निर्णय सुनाया था, यह फैसला दिया था कि बलपूर्वक उससे वह जो कुवैत है उसे छुड़वा लिया जाएगा, ठीक है। और इसी सिचुएशन के अंदर अमेरिका ने जो है वह उस पर अटैक कर दिया इराक पर, और जिसके अंदर 6,60,000 सैनिक सम्मिलित थे, जिसमें से टोटल जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी 34 कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो 75% जो सेना थी वो किसकी इन्वॉल्व थी, 75% सेना यहाँ पर अमेरिका की इन्वॉल्व थी, एंड 25% यहाँ पर सेना जो थी वह किसकी इन्वॉल्व थी, अन्य देशों के इन्वॉल्व थे। और इसमें बॉम्ब्स का भी प्रयोग किया गया था ताकि जो इराक है उसकी जो सेना है वह घुटने टेक सके, ठीक है। और पूरे विश्व में यही चीज़ें चल रही थी और इसे मतलब एक कंप्यूटराइज वॉर की भी संज्ञा दी गई थी। और फिर इसके बाद यदि हमने यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट पढ़ी कि जो ये युद्ध हुआ था इससे अमेरिका को काफ़ी बेनिफिट हुआ था, उसने एक मोटा मुनाफा कमाया था, और वो मोटा जो मुनाफा उसने कमाया था वो किस तरीके से कमाया था, जितने इसने इस युद्ध में खर्चे किए थे, एक्सपेंसेस किए थे, उससे कहीं ज़्यादा इसे अन्य कंट्रियों से मिल गए थे, जैसे कि सऊदी अरब, जापान और जर्मनी का इसने यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा, और साथ के साथ आप इसे लर्न भी कर लेना, ठीक है। और लर्न करने का सबसे अच्छा मेथड है कि आप एक बार इसकी रीडिंग करें, ठीक है, फिर उसके बाद इसे अपने आप ही बिना देखे दोहराएं, ठीक है, दोबारा से इसकी रिवीजन करें, और रिवीजन करने से आपको परफेक्टली ये याद हो जाएगा। क्लियर हो गया?